यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक्टिव पैसिव हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट आज हम एक्टिव पैसिव को फिनिश करें। काफ़ी लंबे पार्ट्स में चल गया, लगभग 11 पार्ट आज चलने वाला है इसका। लेकिन आई थिंक डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा। आपने उसमें अब एक्टिव पैसिव का कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, हमने उससे पढ़ा था लेट, कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा हो हम उसको फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, ठीक है ना। तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस बनता है लेट से। लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा था, पोस्ट दिस लेटर। मैंने इस एग्जाम्पल को अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि ये जो है वो वर्ब है, ये है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लेट से। स्ट्रक्चर हमारे सामने है। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, दिस लेटर, बाद में क्या लगेगा, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड। तो काफी इजी सेंटेंसेस हैं ये। इसी के हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम और देखते हैं। टेल हिम टू वेट। ठीक है, अब हम इसको फिर से बनाते हैं। टेल हमारा वर्ब है, स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट, हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट में लिखना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने एज इट इज हिम को ले लिया, हिम को ज्यादा टच नहीं किया है। तो लेट हिम बी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। Let him be told to wait. क्लियर? बहुत इजी से है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। Give me a book. अब यहां पर आप देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट है ये, राइट। ये गिव तो हो गया हमारा वर्ब, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को आगे लाके बनाने की ट्राई करते हैं। आपको जो सफिशिएंट लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आप उस प्रोसेस से ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहां पर मैं इसके दोनों तरीके आपको डिफाइन कर रही हूं। लेट मी be given a book, राइट। अब इसका सेकंड, इसी का हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि इसमें हम सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। लेट अ बुक बी given to me। तो यहां पर मैंने दोनों तरीके इसके क्लियर कर दिए हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब हम फिर से आते हैं एक और टाइप पे। इसमें एक और टाइप से वर्ब दे रखी होती है, उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा।
अब ये स्टार्ट होते हैं डू नॉट से, डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और पीछे इनके दिया होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेट प्लस नॉट। चलिए स्ट्रक्चर को हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज आप समझते हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं भी समझ पाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हमारा है डू नॉट अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना। डू नॉट अब्यूज राम। अब हम डू नॉट दे रखा है तो डू को हटाकर ये जो डू है ये रिप्लेस हो जाएगा लेट में। डू किस में रिप्लेस होगा, लेट में। लेट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राम। लेट राम। अब हमारा नॉट आ जाएगा यहां पर, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। तो लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। डू नॉट किल द बर्ड। ठीक है, क्या बनेगा, डू किस में रिप्लेस होगा, लेट में। लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बर्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ये हमारे लेट वाले सेंटेंसेस यहां पर खत्म हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बचती है, एक तरह के और हैं जिसमें एडवाइस, एक तरह के और सेंटेंसेस बचते हैं जिसमें हमें दी जाती है एडवाइस, यानी कि सलाह या फिर रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना। कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी होते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले होंगे उनके आगे क्या लगा होगा, ये जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले हैं इनके आगे क्या लगा होगा, प्लीज, काइंडली। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो रिक्वेस्ट वाले होंगे, और जो एडवाइस वाले होंगे वो आपको सलाह वैसे ही दिख जाएगी, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो जब इस टाइप से कोई सेंटेंस आता है तो हम आगे लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर अगर एडवाइस है तो हम लगाते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। प्लीज टेक द मेडिसिन्स। क्या लिख रखा है,
प्लीज टेक द मेडिसिन्स, प्लीज टेक द मेडिसिन। अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, दोनों ही हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मान लेते हैं और लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन्स। यस, अब यहाँ पर ये जो प्लीज वर्ड था ये हट गया, इसको हटा के हमने इसके आगे ये सारा लिख दिया और रेस्ट ऑफ हमारा पीछे ऑब्जेक्ट जो था वो ऐड हो गया। एक एग्जांपल इसमें हम और देख लेते हैं, प्लीज हेल्प द पुअर। अब ये तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, ये एक सलाह ही हो सकती है। हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भाई पुअर की हमें हेल्प करनी चाहिए, तो इसमें हम एडवाइस यूज कर लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। क्लियर? यहीं पर हमारे ये एक्टिव पैसिव जो है वो द एंड होते हैं। इसमें हमने कितना कुछ पढ़ा, हमने सबसे पहले एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल पढ़ा, उसके बाद हमने टेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं सब्जेक्ट, वो पूरा चार्ट हमने लिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से पढ़ा। उसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने लेट से किस तरह से सेंटेंस बनते हैं पैसिव के वो पढ़ा, और उसमें सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था प्लीज और एडवाइस वाला। तो ये सारा ही हमने इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने 11 वीडियोस के थ्रू एक्टिव पैसिव के पढ़े हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको फुली क्लियर हो गया होगा माइंड में। इसकी जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, किसी भी ग्रामर की बुक से कुछ सेंटेंसेस लेना है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो ना होकर आपका टेस्ट पेपर आएगा, जिसमें मैं आपका एक्टिव पैसिव का टेस्ट लूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर 1.5 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 1.6। ये जो एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लगभग 1.5 जैसा ही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपके, इससे पहले देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, चेक वेदर 7√5 7/√5 and √2 + 21 and pi - 2 आर इर्रेशनल नंबर और नॉट। ये जो है वो इर्रेशनल नंबर है या नहीं, यस और नो। ये इरेशनल नंबर है या नहीं, ये तो हम देख कर ही पहचान सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है पहले। ये √5 पहले ये बताओ, ये रूल इरेशनल नंबर, ये अलग अलग नंबर से 7√5 7/√5 1 2 3 4 नंबर्स आपको गिवन है और बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं, अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो √5 जो है पहले बताओ 7√5 में जो ये √5 है ये रैशनल है या इरेशनल है। 5 जो है आपका प्राइम नंबर होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई में ये है, तो अगेन ये जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल होगा, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली रैशनल अपॉन इर्रेशनल तो आंसर इज इर्रेशनल, रैशनल इनटू इर्रेशनल तो आंसर इज इर्रेशनल। अब यहाँ पर क्या, इर्रेशनल नंबर में 21 ऐड किया, अगेन ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। कैसे, जैसे मैंने कह दिया 1.3 बार इज एनी नंबर, ये रैशनल है या इर्रेशनल, दिस इज एन रैशनल नंबर। बट अगर मैं इसी चीज़ को कह दूँ 310 3100 3100,
डॉट डॉट डॉट। तो अब ये आगे चलता जा रहा है। अब ये जो है नंबर, इसको बार की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हम, और उसके बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस, तो इसलिए ये जो नंबर है आपका इर्रेशनल है। इस इर्रेशनल में अगर कोई मैं रैशनल नंबर ऐड करूँ +1 अगर मैं करती हूँ तो नंबर क्या बन जाएगा 2.310 3100 3100 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस, यानी कि ये जो नंबर हो गया आपका वो क्या हो जाएगा इर्रेशनल। तो व्हेन एवर यू डू इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो जो आंसर होगा वो पूरा का पूरा इर्रेशनल ही होगा। सिमिलरली पाई जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है, इसका आंसर 3.14 समथिंग कुछ आता है। तो ये जो पाई है इसका भी आगे से आगे नंबर्स आते रहते हैं और बार की फॉर्म में भी नहीं लिख पाते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस, उसके प्लस या माइनस में यहाँ पर रैशनल नंबर दे रखा है 2, तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो भी इर्रेशनल ही होगा। क्लियर है सबको? तो ये इसका आंसर क्या होगा, यस, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। इन सब के पीछे बेसिक कंसेप्ट एक ही रहेगा, बस क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएंगे। आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इन दोनों को ही ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो क्या करना है, ठीक है चलो ऐड करते हैं। दिस इज नंबर 1, ये कोई दूसरा नंबर है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो पहला नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया, अनादर नंबर दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं, प्लस ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक साथ ये 2 है तो साइन का इशू ना हो, √2 माइनस 3√3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स हटाए कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर की तरफ भी प्लस का साइन ही है, प्लस √2 माइनस 3√3। तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी चलती है, जब हमारे पास सिंपल सा लिखा होता है 2 + 4 तो अब तो हम 6 लिख लेते हैं, लेकिन जब हम कभी लिखा हुआ होता है 2x + 3y तो क्या आप इसको ऐसा लिख लेते हो 2 + 3 5xy? नहीं, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दिस इज x एंड दिस इज y, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते इसलिए इनको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। तो सिमिलरली ये भी है 2√2 + 5√3। तो अब ये अलग अलग लिखने का रीज़न क्या, दोनों ही अलग अलग चीज़ें, दिस इज √2 एंड दिस इज √3। तो यहाँ पर कितने √2 बैठे हुए, 2√2, जैसे 2x का मतलब 2x बैठे हुए हैं, 2√2 का मतलब देयर आर 2 √2s, और यहाँ पर √3 है, कितने √3 है 5√3। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ये नंबर, अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वांटिटीज़ होती है उनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सारी नंबर्स डिफरेंट लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है √2 और कहीं √2 आ रहा है, दिस इज़ द √2। ये कितने √2 है, 2√2 एंड दिस इज √2, 2√2 + √2। अब यहाँ पर एक ही √2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, 2√2 + √2 कितना होना चाहिए, ये तो 2√2 हो गए 2, यहाँ पे कितने √2 है 1 √2, टोटल कितने √2s हो गए 3√2। तो यू कैन डायरेक्टली से दिस थिंग 3√2। इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हो या फिर जो सबसे बेस्ट रहता है डायरेक्ट मेथड रहता है कि व्हेन एवर यू लुक एनीथिंग, जब आपके सामने 2 पेन रखे होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यू हैव 2 पेन्स, तो उस पेन में एक और ऐड कर दिया तो 2 पेन + 1 पेन तो कितने 3 पेन्स। उसी तरीके से 2 पेन्स + 1 पेन तो कितने हो गए ये 3 पेन। तो √2 को आप x समझ सकते हो, 2x + x कितना होता है 3x, वैसे ही 2√2 + √2 इज 3√2। नाउ सिमिलर क्वांटिटी कौन सी, √3 वाली, 5√2 एंड √3 एंड 3√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, प्लस का 5√3 माइनस 3√3, कितने √3s है 5, यहाँ पर कितने हैं 3 है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, कितने √3s बचे 2 √3s। अब √2 √3 दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटीज़ है तो उनको डिफरेंट ही रहने देंगे एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कॉमन निकाल के कर सकते हैं,
2√2 दोनों में से √2 कॉमन निकाल के भी इसको कर सकते हैं। इसका अल्टर मेथड और है, वो भी चाहे तो आप देख लीजिए, आपको जो इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। कैसे? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो जितने भी सिमिलर क्वांटिटीज दिख रही है उनको साथ साथ लिख लो। 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। वैसे तो डायरेक्ट हो जाता है, 2√2 प्लस √2 कितने √2 हो गए? 3√2। 5 माइनस 3√3 सिमिलर है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 5 में 3 गया 2, तो 2√3 आंसर। नहीं तो हमने देखा कि इस √2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, √2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस इसकी जगह क्या? 1। यहाँ पे √3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो पूरे में से √3 कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बचेगा? √3 तो बाहर निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचा? 5 माइनस का माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि √3 बाहर निकल चुका है। तो 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो ये हो गया √2 इंटू 3 प्लस √3 इंटू 5 माइनस 3 इज 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमने आगे लिख लिया, बात एक ही है, प्लस 2√3। सेम आंसर आ रहा है यहाँ पर 3√2 प्लस 2√3 जो हमारे पहले आया था। दोनों में से चाहे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट करो तो और ज़्यादा इजी है। आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? 6√5 मल्टीप्लाई विथ 2√5 करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसमें क्या करना है? जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको साथ में ले लो, 6√2, और जो रूट वाले हैं उनको साथ में ले लो, इंटू √5 इंटू √5। ओके, 6 2 ज़ा 12, √5 इंटू √5। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी दो सिमिलर नंबर्स आपको दिए जाते हैं, वेन एवर यू डू √4 इंटू √4, व्हाट इज़ द आंसर? आप इसको सॉल्व करते हो 2, फिर इसको सॉल्व करा 2, तो आंसर क्या आया? 4। और अगर डायरेक्टली इस चीज़ को देखा जाए तो √4 इंटू √4 इज़ 4। सिमिलरली जैसे हमने लिया √16 इंटू √16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इसको सॉल्व करते हो आप 4, इसको सॉल्व करते हो 4, एट द एंड आंसर क्या है? 16। और डायरेक्टली स्टेप को देखें तो √16 इंटू √16 16, √4 इंटू √4 4। सिमिलरली √9 के केस में भी होता है 3 इंटू 3, और आपका आंसर क्या आता है? 9। तो डायरेक्ट देखा जाए तो √9 इंटू √9 9। तो किसी भी नंबर में ये चीज़ पॉसिबल है कि जब भी आप दो सिमिलर नंबर के रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो, वेन एवर यू डू √3 इंटू √3 द आंसर इज ऑलवेज 3, वेन एवर यू डू √2 इंटू √2 द आंसर इज ऑलवेज 2। तो सिमिलर नंबर्स के रूट को अगर आप सिमिलर नंबर के रूट से, कोई भी दो सिमिलर नंबर्स हैं, सेम नंबर्स है, उनके रूट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नंबर अगेन। √x इंटू √x इज ऑलवेज x। तो √5 इंटू √5 इज 5। तो 12 5 सा कितना हो जाएगा? 12 5 सा आपका हो जाएगा 60, एंड योर आंसर इज 6060। क्लियर है? अब इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक्स में तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सारे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बस आपको मेन कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ, बाकी के आपको ही सॉल्व करने रहेंगे। फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका ये, डिवाइड 8√15 बाय 2√3।
8√15 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या होगा, करते हैं, डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। तो इसका क्या तरीका रहता है, जैसे मल्टीप्लाई में रहता है, जो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप अलग से सॉल्व कर लो, रूट वाले नंबर्स को अलग से सॉल्व कर लो। अब 8/2, इनको ऐसे पढ़ते हैं, 8/2, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बारी डिवाइड होता है, 2 4 8 होता है, तो 4 टाइम ये डिवाइड हो गया। अब इधर क्या चल रहा है, यहाँ पर √15 है, दिस इज √15 एंड 3। अब ये बचा हुआ इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इंडिविजुअली एक एक नंबर पे रूट लगा हुआ है, एक अगर ऐसे लिखा है √a/√b, दोनों पर ही रूट है, तो आप ओवरऑल पूरे पे रूट लगा के इसको लिख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ a/स्क्वायर रूट ऑफ b है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओवरऑल पूरे के पूरे पे रूट लगा करके a/b लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो पूरे पर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 रूट, पूरे पर रूट लगा दिया, 15 3, 4 पर नहीं लगाया है, 4 इसके मल्टीप्लीकेशन में है, इसको सॉल्व करेंगे 4 √15/3। तो अब इसके फैक्टर्स कर लो, 3 5 ज़ा 15/3, स्क्वायर रूट के अंदर है तो अंदर तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 3 1 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, ओनली 5, तो 4√5, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो आप ही को सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, और सिंप्लीफिकेशन जो आप कर सकते हैं वो आपको ट्राई करना है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट 10 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में मैंने 5 पॉइंट एक्टिविटी पढ़ाई थी, उसी को जो कंटिन्यू करूँगी। उसका जो कंक्लूजन निकला था, रिजल्ट ये कि सारे ऑर्गेनिज्म का जो बिगनिंग होता है, स्टार्ट पॉइंट, और उसकी जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल कहो फंक्शनल कहो, तो वो फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो किसकी होती है, लाइफ की क्या होती है, तो वो सेल होती है। ये रिजल्ट निकला था हमारा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन के बाद में मैंने ये 4 डायग्राम एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, एक कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, 2 या 3, उनमें आपके आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक मतलब ये कि क्या सारी सेल्स एक जैसे शेप और साइज की हो सकती है। ऑल द सेल्स ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्टिविटी आर नॉट अलाइक इन शेप एंड साइज, एक जैसी नहीं होती है। लिप पिल और लिप एपिडर्मिस, द एपिडर्मल सेल, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडियरी सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये कि गार्ड सेल की बात करो, सब्सिडियरी सेल्स की बात करो या एपिडर्मल सेल की बात करो, तो वो सारी सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सबसे एक दूसरे से वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। उसके बाद दे रखा है और कुछ इसी में, दिस सेल्स with irregular boundaries are also different from the cells of root tip and the cells of onion peel in their shape and size। अगर बात करें एक अनियन रूट टिप की और दूसरी बात करें सेल्स ऑफ अनियन पील की या लीफ एपिडर्मिस की, रूट का पोर्शन लो या अनियन की पील का पोर्शन लो, दोनों के सेल्स की जो बाउंड्रीज होगी, यानी जो कि एपिडर्मल सेल की जो वॉल होगी, आउटर मोस्ट लेयर, वो सबकी क्या होगी, डिफरेंट टाइप की होगी। इरेगुलर बाउंड्रीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ रूट टिप। ठीक है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर यानी बनावट में वो सारी सेल्स एक दूसरे से सिमिलर होगी या डिफरेंट होगी। Despite these differences in shape and size, all the cells are similar in their basic structure। अब ये बात है यहाँ पे कि भले ही, डेस्पाइट का मतलब है जबकि, मतलब ये कि डिफरेंट इन शेप एंड साइज, भले ही शेप और साइज में अलग अलग हो सारी सेल, बट स्ट्रक्चर का जो बिगनिंग होता है, जहाँ से सेल का शुरुआत होती है, वो शुरुआत जो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, वो लगभग सब में सिमिलर होता है। यानी कि सबसे पहले एक सेल बनी होगी तो वो लीफ एपिडर्मिस की हो या रूट टिप की सेल हो, दोनों में जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले वाला, वो दोनों में सिमिलर होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑल टाइप ऑफ सेल शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। सारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, उसका कॉमन होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम
Could we find differences among cells from different parts of a plant body? Could we find differences among cells from different parts of the plant body? मतलब ये कि प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो आप सेल्स या टिश्यू इकट्ठे करते हो या लेते हो स्टडी करने के लिए, तो क्या वो सारे टिश्यू एक दूसरे से अलग होते हैं? जैसे मैंने रूट का पोर्शन लिया, तो क्या वो लीफ वाले पोर्शन से अंदर वाले टिश्यू या सेल की बात करें तो वो उससे अलग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। येस, द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी आर डिफरेंट। हर प्लांट की बॉडी के अलग अलग पार्ट से होने वाली इकट्ठे करने वाली सेल्स भी अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट टाइप की होगी। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड सेल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब ये कि प्लांट के स्पेशल पार्ट से जहाँ से अपने टिश्यू या सेल्स को इकट्ठा किया है, वो सेल्स दूसरे पार्ट से अलग बिहेव करेगी दैट मीन्स उनका वर्क अलग होगा, क्योंकि वहाँ जिस पार्ट में जो टिश्यू होगा वहाँ पे वो अलग फंक्शन को शो करेगा। द सेल्स ऑफ लीफ पिल एपिडर्मिस आर फ्लैट बैरल शेप्ड। यहाँ पे बात करें, अब आपको नोट्स में क्या लिखना है, जैसे ये पूछ रहा है, ये मेन पॉइंट्स ये डाल देना क्वेश्चन की तरह। अब उसका आंसर में आप क्या लिखोगे कि जैसे एग्जाम्पल है ना, द सेल्स ऑफ लीफ पिल एपिडर्मिस आर फ्लैट बैरल शेप। ये डिफरेंस बताता जा रहा है कि जैसे आपने कहीं लीफ पिल यानी सेल लीफ का जो एपिडर्मिस लिया है, अगर वहाँ की सेल की बात करो तो उसका शेप जो होगा वो फ्लैट और बैरल शेप्ड होता। फ्लैट का मीनिंग है फ्लैट, चपटी कोशिकाएं होगी वहाँ पर, और बैरल का मतलब है बैरल शेप्ड सेल्स, दैट मीन्स जहाँ पे सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, बहुत ही कम होगा क्योंकि वो फ्लैट होती है। पील हैज़ बीन शेप्ड गार्ड सेल ऑल्सो। द सेल्स ऑफ अनियन रूट टिप आर मेरिस्टमेटिक। द सेल्स ऑफ अनियन रूट टिप, पहले लीफ पिल का लिख देना। लीफ पिल में क्या लिखोगे? बैरल शेप्ड, फ्लैट बैरल शेप्ड। आप चाहो तो बस इतना सा लिखो, द सेल्स ऑफ लीफ पिल एपिडर्मिस, एरो करके लिखो फ्लैट और बैरल शेप। फिर लिखो रूट टिप, अनियन की जो रूट टिप होती है उसकी सेल्स कैसी होती है, तो उसकी सेल्स होती है मेरिस्टमेटिक। अगर मेरिस्टमेटिक समझ में नहीं आता तो ब्रैकेट में लिखो इट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब ये मेरिस्टमेटिक का मीनिंग है जहाँ से सेल बार बार डिवाइड हो सकती है, उनमें इतनी एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने में डिवीजन कर सके। इट देयरफॉर हैव एक्टिव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उन मेरिस्टमेटिक जो सेल होगी उनमें क्या होगा, एक अच्छा सा न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड, एक्टिव। दे आर ओवल और स्फेरिकल इन शेप। उनका शेप बात करें, जैसे फ्लैट और बैरल शेप किसका था, लीफ एपिडर्मिस का। तो ये जो रूट टिप होता है इसका शेप कैसा होता है, तो वो होता है ओवल और स्फेरिकल इन शेप। पीछे डायग्राम जो देखा था वहाँ पर देखो, जहाँ पे रूट टिप का डायग्राम बना है बी वाला, उस बी वाले में नीचे लिखा है मेरिस्टमेटिक। वहाँ की शेप की सेल देख लो आप, आपको शेप समझ में आ जाएगा। कैसा दे रखा है वहाँ पे शेप, ओवल शेप दे रखा है या स्फेरिकल राउंड शेप। द सेल्स ऑफ अनियन पील आर रेक्टेंगुलर इन शेप। अनियन पील की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, वो रेक्टेंगुलर भी वहाँ पर दे रखा है। द सेल्स आर एडेप्टेड वेरी वेल टू डू देयर जॉब एफिशिएंटली। उनका शेप भी उसी हिसाब से होता है जैसा उनको फंक्शन शो करना होता है। What similarities could we find? The cells of all the three materials exhibit some fundamental similarities. For example, all these cells are surrounded by a thick and rigid cell wall. सिमिलरिटी यानी समानता ये बात की है, मेन चीज़ जो दोनों में सिमिलर है, सब में सिमिलर होती है, वो ये होता है कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है, किससे, थिक एंड रिजिड सेल वॉल। उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ऑल दिस सेल्स हैव अ स्फेरिकल बॉडी। इन सारे सेल्स की बॉडी जो होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल बॉडी होती है मतलब हर सेल के अंदर एक राउंड या स्फेरिकल शेप में सेंटर में कुछ होता है। सेल होती है, सेल के अंदर लिक्विड होता है, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के बीच में खाली जो वैक्यूल होता है वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होता है जो राउंड शेप में होता है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे इसने बोल दिया स्फेरिकल बॉडी, दिस सेल्स हैव, उन सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको नाम देते हैं न्यूक्लियस। ये कॉल्ड न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखो, पहली बार यहाँ न्यूक्लियस की डेफिनेशन आ रही है। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव 1 और 2 प्रोमिनेंट वैक्यूल्स ऑल्सो। मैक्सिमम सेल्स के अंदर 2 और 2 से ज़्यादा क्या होती है, वैक्यूल। वैक्यूल यानी एक खाली स्पेस होता है जिसके अंदर सेल का लिक्विड होता है। बट वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन रूट टिप सेल, लेकिन ये वैक्यूल रूट टिप सेल में एब्सेंट होती है।
These cells of root tip undergo cells division, have the ability to divide. इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, वही डिवीजन सेल के अंदर होता है. While the leaf pill cells and onion pill cells do not show any cell division, while the leaf pill cell और अनियन पिल सेल एनी डिवीजन को शो नहीं करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज सिमिलर. क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड. सेल के अंदर सिमिलरिटी यानी समानता क्या क्या होती है, तो ये समानता होती है कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है. सेल शेप और साइज की बात करते हैं. शेप और साइज यानी ये कि सेल का शेप और साइज कितना होता है. You have seen that the cells of different parts of plants and cells of different organisms show diversity in their shape and size. पता है आपको, सब different diversity को show करते हैं, सब अलग अलग होते हैं. Actually the shape and size of the cells are determined by the function they perform. अब लीफ के अंदर जो सेल्स है वो मैंने कहा फ्लैट और बैरल शेप की है, ठीक है, मतलब उनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, वो होती है बैरल शेप. अब जैसे स्फेरिकल शेप होगी, जो राउंड शेप होगा, एक राउंड शेप की सेल है, उसके पास दूसरी राउंड शेप की सेल है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस तो होगा. लेकिन अगर फ्लैट सेल है तो वो क्या होगी, एक के पास दूसरी जुड़ी हुई होगी चपटी, तो उनके बीच में सेल का स्पेस नहीं होगा. यहाँ पे बोल रहा है कि शेप और साइज अलग अलग होता है क्योंकि उनका परफॉर्म जो करते हैं वो फंक्शन वो भी डिफरेंट होता है. सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली मेजर 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ. सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली मेजर, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसकी साइज़ कितनी होती है, अंडरलाइन करो और इसको नोट्स में मेंशन करो, 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ. वाइल यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म नॉर्मली मेजर 1.2 माइक्रोमीटर, जबकि इसका कितना होता है, खाली 1.2 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है. टू 1 mm इन डायमीटर इतना होता है, ठीक है. द एग ऑफ ऑस्ट्रिच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट लिविंग सेल. यहाँ पे अंडरलाइन करना आप और इसको नोट्स में लिखना कि लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच का एग. द एग ऑफ ऑस्ट्रिच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट लिविंग सेल. इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर. अभी तक कितनी, माइक्रोमीटर यानी mm तक की बात हो रही है. यहाँ पे ऑस्ट्रिच के एग सेल की बात करें तो वहाँ पे उसकी साइज़ हो जाती है 15 to 20, दैट मीन्स लार्जेस्ट सेल. एसिटेबुलेरिया, अ ग्रीन मैराइन एल्गा, इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मेजर अप टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. मतलब इससे भी ये तो छोटा हुआ, तो लार्जेस्ट क्या हुआ, ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच का एग 15 to 20 है तो वो सबसे बड़ा हुआ. उससे थोड़ा छोटा बात करें तो वो है एसिटेबुलेरिया. एसिटेबुलेरिया इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको अंडरलाइन करो. इसका जो साइज़ होता है, जबकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पर इसका साइज़ होता है अप टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका साइज़ होता है, ठीक है. मेजरमेंट ऑफ सम अदर इम्पॉर्टेंट सेल्स इन गिवन बिलो. आरबीसी, यहाँ पे मेजरमेंट दे रखा है कि कौन कितना होता है. जैसे फर्स्ट आरबीसी का एग्जांपल लिया है. आरबीसी पता है आपको हीमोग्लोबिन में होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल का कुछ साइज़ दे रखा है ऑफ ह्यूमन बींग. हमारे आरबीसी के अंदर जो आरबीसी होती है उसका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप. कॉनकेव सेल कॉनकेव होता है, दैट मेजर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ये क्या साइज़ दे रखा है, डायमीटर. मतलब हमारे शरीर की जो आरबीसी सेल्स होगी वो उसका साइज़ कितना होगा, 7 to 8 माइक्रोमीटर. ये यहाँ पे जो दे रखा है वो सब साइज़ और शेप के बारे में दे रखा है, ठीक है. अब ये आरबीसी का दे रखा है, उसके बाद ये सबका दे रखा है. यहाँ पे मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगी. लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग हैव अ डायमीटर ऑफ 20 to 30 माइक्रोमीटर. यहाँ पे ये सब मेंशन करने जैसा है, आपको ये नोट्स बनाने. हाँ, एक बात ये कि आपको लग रहा होगा कि साइंस में कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा है. हो सकता है मैथ्स में देते हैं, हर सब्जेक्ट में दे रहे हैं होमवर्क. अगर साइंस में होमवर्क, पहले क्लास में भी यही बात बोलती थी मैं कि साइंस में डेली होमवर्क नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि होमवर्क कुछ नहीं है. आपको यही चीज़ लिखनी है और लिखने के साथ याद करनी है. तो साइंस में होमवर्क ज़्यादा कम नहीं और डबल है. लिखना भी है, उसके साथ आपको याद भी रखना है. तो इजी ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स बनाओ. नोट्स बनाने से आपको लिखने का काम तो हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको लिखी हुई चीज़ याद भी रहेगी. तो ये ही होमवर्क है कि आपको इन सबको जो जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि ये लाइन इस लैंग्वेज में बना के लिखो, आप बहुत ही शॉर्ट में इनको नोट्स बना देना, ठीक है. मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी. ये जो 2-4 और बता रखे नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी. थैंक यू.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, उसके कुछ वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था कि कैन वी मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ द कंडीशन नीड्स सो। क्या हम हमारे संविधान को बदल सकते हैं अगर हमें आवश्यकता हो तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ऑफ कोर्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंटली डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो रिसेंटली डिज़ाइन हुआ है या अभी अभी बना है उसके बारे में। और हमने इसी लेसन में स्टोरी पढ़ी थी साउथ अफ्रीका के बारे में, किस प्रकार वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कह सकते हैं अपार्टेड रंग भेद की जो पॉलिसी थी उसके बेस पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया था और उन लोगों ने किस प्रकार से फ्रीडम स्ट्रगल करके स्वतंत्रता प्राप्त की थी जो नॉन वाइट्स थे। अब उन्हीं लोगों ने फिर से संविधान बनाने की मांग की है और उनका संविधान कैसे बना है उसके बारे में हम देखते हैं। हियर वी आर गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए कंट्री विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंडेनमेंट अंडर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड टिल 1994। क्या दे रखा है? सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं विच वॉज द वन ऑफ द मोस्ट कंडेनमेंट। कंडेनमेंट का मतलब ऐसी कंट्री जिसकी इतने सालों से निंदा होती आई है, आलोचना होती आई है, उस कंट्री के बारे में कब तक? 1994 तक। बट ऑन 26 अप्रैल 1994 इट बिकम्स अ डेमोक्रेटिक एंड नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद कब? बट ऑन 26 अप्रैल 1994 उसके बाद में वही जो इतने सालों से आलोचना का पात्र रहा था देश साउथ अफ्रीका, उसके बारे में उसको अपन डेमोक्रेसी के एक मॉडल के रूप में मान सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसको अब देखा जाता है, उसके बारे में अब हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ प्रेम्बल 14 चैप्टर कंटेनिंग 244 सेक्शंस एंड 8 शेड्यूल। देखो क्या दे रखा है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सबसे फर्स्ट क्या दे रखे हैं? प्रेम्बल दे रखे हैं, 14 चैप्टर्स है, उसके अंदर 244 सेक्शंस है एंड 8 शेड्यूल्ड है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के संविधान से ये संविधान क्या है? छोटा है। बट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। अब साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना था। अब क्यों करना था कि ये कहानी हम लोगों ने पहले पढ़ ली कि साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव किया जाता था वो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता, काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता था। अब गोरे लोगों के ऊपर काले लोगों ने फ्रीडम तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब वो लोग ये चाहते थे कि उसमें क्या हो कि दोनों का जो संविधान है यानी कि वाइट्स और नॉन वाइट्स दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन जो बने एक बने। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास किस प्रकार करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें अब दोनों तरह के लोग वाइट्स और नॉन वाइट्स अच्छी तरह से रहेंगे, सामंजस्य बनाकर रहेंगे। तो बहुत सारी इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि इसको बनाना कोई आसान काम नहीं था। देखो, लाइक इंडिया साउथ अफ्रीका हैज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भारत की तरह साउथ अफ्रीका ने भी क्या किया था? लंबी यात्रा तय की थी। किसके लिए? फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसको स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा की थी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन प्लेस ऑफ अपार्थेड। यहाँ पर वही है, अपार्थेड का मतलब रंग भेद के विरोध में, बेस्ड ऑन ऑपरेसिव रूल। ऑपरेसिव का मीन्स क्या होता है? जो दमनकारी नीतियाँ जो चल रही थी, उनके जो गोरे लोग काले लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, उन दमनकारी नीतियों के ऊपर कौन सा शासन स्थापित हो गया था? डेमोक्रेटिक रूल। As is discussed earlier, the white Europeans ruled over non-whites। देखो दे रखा है, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया था। जो वाइट यूरोपियंस थे, जो गोरे लोग थे, वो क्या करते थे? नॉन वाइट्स जो काले लोगों के ऊपर क्या करते थे? अपना अधिकार जमाते थे, उनके ऊपर शासन करते थे। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ, एक लंबे स्ट्रगल के बाद, प्रोमिनेंट लीडर नेल्सन मंडेला, आप लोगों ने नाम सुना होगा और नहीं भी सुना है तो अगर आपको इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, अगर आप YouTube पे भी सर्च करते हो नेल्सन मंडेला तो आपको बहुत अच्छी स्टोरी इनके बारे में पढ़ने को मिलेगी कि ये कौन थे और इनको किस लिए याद किया जाता है या हम क्यों याद करते हैं। क्योंकि ये उस समय नेल्सन मंडेला जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय साउथ अफ्रीका की ये लीडर कह सकते हैं इनको।
प्रोमिनेंट लीडर दे रखा है। उस समय के लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला एंड अदर, और भी कोई थे लेकिन उनका कोई नाम नहीं दिया। अपोजिट ग्रुप बिकम रेडी टू फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सामने जो लोग थे उन लोगों ने क्या डिसाइड कर दिया, वाइट्स और नॉन वाइट्स जो पीपल है उन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। बट द प्रॉब्लम और रेशियल थॉट, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या थी? वही रेशियल थॉट्स, जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी उनके माइंड में काले और गोरे का जो भेदभाव था अभी भी वो चल रहा था। वाइट एंड ब्लैक कलर ऑफ पीपल दैट क्रिएट डिफरेंस अमंग देम, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? अभी भी एक दूसरे में भेदभाव करते थे। वॉज द मेन प्रॉब्लम इन द वे ऑफ मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ साउथ अफ्रीका। अब अपने यहाँ पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडिया में, अपने यहाँ पर तो कोई भी किसी भी कलर का हो हम सबको इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही ऐसा कोई भेदभाव करते कि ये काला है या गोरा है। लेकिन यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या चल रही है? रेशियल थॉट्स, यानी कि रंग के आधार पर जो भेदभाव है, काले और गोरे की जो पॉलिसी है उस बेस पर कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, यानी कि दमन करने वाले और दमन सहने वाले, विरोध करने वाले और जो विरोध को सहते हैं दोनों, बोथ वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल इन दिस न्यू डेमोक्रेसी। अब वो क्या प्लानिंग कर रहे थे कि नई डेमोक्रेसी में वो क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे, समान रहेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था फॉर देम टू बिलीव ईच अदर, क्योंकि एक लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करे कैसे? अब जब इतना स्ट्रगल हुआ है, इतना संघर्ष हुआ है, पर उस समय आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए? दे हेड देयर ऑन वरीज एंड वॉन्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। अब वो लोग अपने आप में आपस में ही चिंतित थे कि काले लोगों को भी अपनी चिंता थी और गोरे लोगों, क्योंकि उस समय गोरे लोगों का शासन तो खत्म हो गया था, तो यहाँ पर इनको अपनी अपनी चिंता होने लगी थी। एंड वॉन्टेड टू सेफगार्ड, वो अपनी अपनी सुरक्षा चाहने लगे थे। The black majority wanted to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised। क्या दे रखा है? ब्लैक मेजोरिटी, यानी कि काले लोगों का जो बहुमत है, wanted to ensure the democratic principle of majority rule was not compromised। किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, या करें तो फिर किस बेस पर किया जाए। They wanted basic social and economic rights। वो क्या चाहते थे? बेसिक जो भी सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक जो राइट्स होते हैं वो क्या कर लेते थे? सिमिलर करना चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी सोट टू प्रोटेक्ट टू प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, तो साथ ही वाइट माइनॉरिटी वाले भी क्या चाहते थे? अब यहाँ पर क्या हो गया? ब्लैक लोगों की तो मेजोरिटी आ गई थी, यानी कि काले लोग जो थे उनका तो बहुमत हो गया था और गोरे लोग क्या हो गए थे? माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक में आ गए थे वो यहाँ पर। तो वो लोग भी क्या चाहते थे? प्रोटेक्ट टू प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है उनके जो विशेषाधिकार है वो और उनकी प्रॉपर्टी, उन दोनों को वो क्या करना चाहते थे? सेफ करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस, डिलिब्रेशंस का मतलब होता है बात करना, विचार विमर्श करना। बोथ ग्रुप्स एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज़। अब क्या हो गया? दोनों ग्रुप, ऊपर तो मेजोरिटी वाले भी एग्री नहीं थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ पर ये भी डर रहे थे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को और हमारे जो विशेषाधिकार जो हमको मिले हुए उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद दोनों ग्रुप ने वाइट और नॉन वाइट से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या हो गए थे? सहमत हो गए थे। द वाइट्स एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड डेट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। अब यहाँ पर वाइट जो थे उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था? प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, यानी कि बहुमत का जो सिद्धांत था, बहुमत वाले जो कह रहे थे, क्या उनका राइट्स बना था? सबसे फर्स्ट 1 पर्सन 1 वोट। अपने इंडिया में भी यही चलता है, याद रखना, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट, उसके अलावा साथ ही उन्होंने जो बेसिक राइट्स बने थे उनको भी एक्सेप्ट किया था। फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, गरीब लोगों के लिए और काम करने वाले लोगों के लिए। द ब्लैक एडमिटेड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। दे एक्सेप्टेड दैट द majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy। अब यहाँ पर मेजोरिटी वाले जो थे वो, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर दे रखा है जो वाइट माइनॉरिटी वाले थे वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे? अपनी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सेप्टेड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, यानी कि जो गोरे लोग हैं उनकी किसी भी प्रकार की संपत्ति को वो लोग नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? मेजोरिटी वाले जो है वो। हाउ वॉज द कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट? अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था,
संविधान बनने के लिए हाँ भी हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो बात आ रही थी। इवन इफ दे मैनेज टू बिलीव ईच अदर, अब इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था। वॉट वॉज द गारंटी दैट द ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो बात की है, उसको वो फ्यूचर में नहीं तोड़ेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई हो। एक तो अभी भी उन लोगों के माइंड में क्या था, एक प्रकार से कह सकते थे कि डर था कि अगर भविष्य में हमारा जो ये कॉम्प्रोमाइज़ का बना है, क्या पता टूट जाए, कि वाइट माइनॉरिटी वाले ब्लैक मेजॉरिटी के ऊपर अधिकार करने लग जाए धीरे धीरे, या फिर ब्लैक मेजॉरिटी वाइट माइनॉरिटी के ऊपर अधिकार करने लग जाए। ये उनके माइंड में अभी भी डर बना हुआ था। तो ये हमने देखा था रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था साउथ अफ्रीका का, किस प्रकार से बना था, कैसे लोग सहमत हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट आता अपने फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल वैल्यूज़ दे रखी है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वही है। 8th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन एक बार इसको रीड कर लेना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।